नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 24 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाटर गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल टीबी से संबंधित डिस्कस करेंगे, आज वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च को, द हिंदू का ये आर्टिकल है आज का। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे राइजिंग यूथ सुसाइड्स से संबंधित, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, राइजिंग यूथ सुसाइड्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी डिस्कशन में पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो वाटर गवर्नेंस एंड क्लाइमेट रिजिलियंस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से खास करके इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है आप सोच के देखो। इंडिया में देखो, इंडस नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। मतलब ये जो रिवर्स है ना, ये सिर्फ अपने आप में रिवर्स नहीं है, ये बहुत बड़े रिवर सिस्टम है। इनकी आपको पता है कितनी कितनी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन बावजूद इसके नीति आयोग ये कहता है कि आज के समय में इंडिया जो है वो सीवियर वाटर क्राइसिस झेल रहा है। क्वेश्चन उठता है क्यों? मतलब ये पैराडॉक्स जो है वो राइटर शुरुआत में बताते हैं, और इसका रीजन है बैड गवर्नेंस। हमारे देश में देखो पानी की कमी नहीं है, हमारे देश में कमी है अच्छी गवर्नेंस की। देखो, जैसा कि आप जानते हो, जो पानी है ना वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं जानता। पानी को थोड़ी ना पता है ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। ना ही देखो जो ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अपना सिस्टम कैसे काम करता है, देखो हम वाटर को ना साइलोज में गवर्न करते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो सिर्फ फसल देखती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ रिवर्स का काम देखती है, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सिर्फ पोल्यूशन का काम देखती है। अपस्ट्रीम में यानी ऊपर से नदी आती है पहाड़ों से, वो स्टेट जो है डैम बना लेता है, फिर वो रिवर जो है वो नीचे जाती है। नीचे वाले स्टेट में फॉर एग्जांपल कर्नाटक से नदी निकली, कर्नाटक ने डैम बना लिया कावेरी रिवर के ऊपर, फिर वो नदी डैम के बाद में तमिलनाडु में गई। लेकिन देखो, जब वो नदी डैम बनने के बाद में तमिलनाडु में गई ना, तो उसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिसरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक ने आपस में मिलकर काम नहीं किया। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। और इसके बाद में देखो, ऑलरेडी हमारे देश में ना पानी की दिक्कत तो थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने ना एक प्रकार से आग में ना घी डालने का काम किया। आज के समय में आप देखो क्या हो रहा है, रेनफॉल का जो पैटर्न है बदल गया है। कभी एक्सट्रीम फ्लड्स देखने को मिलती हैं, कभी बहुत सीवियर सूखा देखने को मिलता है, और हाल ही में बेंगलुरु में इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला। एक ही साल में वहां पे फ्लड भी आई और एक ही साल में वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी भी देखने को मिली। तो हमारी जो पुरानी स्टैटिक गवर्नेंस है, पानी को गवर्न करने वाली हमारी जो गवर्नेंस है वो फेल हो चुकी है। समझ गए? लेकिन सबसे बड़ा विलेन जानते हो क्या है? सबसे बड़ा एक विलेन है एमएसपी प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। देखो हमारे देश में ना ऐसे ऐसे इलाकों में पैडी की खेती होती है जहां पे पानी उतना ज्यादा नहीं है। जैसे पंजाब मान लीजिए, वहां पे कायदे से पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए। 1 किलो पैडी उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है, और फिर वही पैडी वही राइस हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भाई इतना ज्यादा पानी यूज करके 1 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस आप कर सके, और वो 1 किलोग्राम आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इफेक्टिवली देखो आप 1 किलोग्राम राइस नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप 3000 से लेके 5000 लीटर तक पानी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इतनी ज्यादा दिक्कत है। समझ गए? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट। इस कीवर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर में, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट। राइस को एक्सपोर्ट करने की आड़ में एक प्रकार से पानी ही एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद देखो एक टेक्निकल टर्म आती है आर्टिकल में, अर्थमेटिक हाइड्रोलॉजी। देखो पिछले कई दशकों से ना हमारी सरकारों ने ना एक अप्रोच अपनाई है, वो है अर्थमेटिक हाइड्रोलॉजी। मतलब सरकार की जो अप्रोच है ना वो एक प्रकार से रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। कैसे?
क्योंकि देखो सरकार की अप्रोच ये मानती आई है कि वाटर प्रॉब्लम सिंपल ना एक मैथ की इक्वेशन है। मतलब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई कैसे बढ़ानी है? डैम बना के सप्लाई बढ़ा दो, लंबी लंबी कैनल्स खोद दो, पानी पहुंच जाएगा, जमीन से पानी निकाल लो। मतलब सरकार की जो थिंकिंग है ना हमेशा लीनियर रही है, मोर वाटर, मोर क्रॉप्स, मोर ग्रोथ। लेकिन देखो जो समस्याएं हैं वो लीनियर नहीं होती, समझ रहे हो? अगर आज की वाटर प्रॉब्लम को सिर्फ आप ग्राफ में एक्स वाई पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इस प्रकार से ग्राफ से आप प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आप नहीं सोल्व कर पाओगे, क्राइसिस को नहीं सोल्व कर पाओगे। आप सप्लाई इंक्रीज कर देते हो, मान लो आपने कैनल खोद दी, डैम बना दिया, तो जहां पे पानी की कमी है वहां पे देखो शॉर्ट टर्म में तो पानी मिल जाता है, लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में फिर वो डिजास्टर साबित होता है। कैसे? मान लो ये रिवर है, रिवर आ रही है, आपने यहां पे डैम बना दिया, तो रिवर के जो सेडिमेंट्स हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, रिवर के सेडिमेंट्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो रिवर में फ्लड आने का जो चांसेस है वो बढ़ गए। डैम बना दिया, रिवर में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे, जीव जंतु थे, उनका फ्लो रुक गया, इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। समझ गए? आप ना एक एग्जांपल देखिए, एरल सी, कजाकिस्तान में ये एरल सी है ना, ये भाई एक समय में ना चौथे नंबर की सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी दुनिया में, लेकिन सिंचाई के लिए ना, इरिगेशन के लिए रिवर्स का जो पानी पहले एरल सी में जाया करता था वो डाइवर्ट कर दिया, तो पूरा जो ये एरल सी था वो सूख गया। आज ये हालात हैं देखो। मतलब नेचर के साथ देखो मैथ नहीं चलता है, लेकिन हमारी सरकार अभी भी देखो वही कर रही है। समझ गए? अब देखो 12 सॉल्यूशंस देते हैं राइटर, बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस हैं, 12 पॉइंट्स राइटर देते हैं कि कैसे हम चीजें ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है कि स्टेट बॉर्डर्स को आप भूल जाओ। एक नदी देखो जहां से निकलती है और जहां तक बहती है उसे ना आप एक यूनिट मानो। समझ गए? यानी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच जो आज के समय में अपनाई जाती है ना, वो अप्रोच आप हटाओ और रिवर बेसिन को यूनिट मानो गवर्नेंस के हिसाब से। पहली चीज आप ये करो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सब में पानी की जरूरत है। इन सबको ना एक कॉमन फ्रेमवर्क में आप अलाइन करो, ना कि एग्रीकल्चर के लिए अलग से मिनिस्ट्री देख रही है, अर्बन के लिए अलग से मिनिस्ट्री देख रही है। नहीं, पानी को अगर गवर्न करना है तो सब सारी मिनिस्ट्रीज को ना एक कॉमन फ्रेमवर्क में आप ढालो। नेक्स्ट है इंपावर्ड बेसिन अथॉरिटीज। देखो आज ना हम वाटर डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए ना ट्रिब्यूनल बनाते हैं। अब ये ट्रिब्यूनल देखो सालों चलते रहते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट सोल्व करते नहीं पानी के बंटवारे का। तो इसकी जगह ना आप मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स और ट्रांसपेरेंट डेटा वाली बेसिन अथॉरिटीज बनाओ। ये देखो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स हों उस बॉडी में, इसके अलावा डेटा वाले एक्सपर्ट्स हों, तो ऐसी अथॉरिटीज होनी चाहिए जो जल्दी जल्दी झगड़ों को सुलझाएं। ट्रिब्यूनल में जज बैठे होते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते, इसलिए मामला लंबा चलता रहता है। फिर है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। आप देखो हवा में बातें मत करो, बेसिन लेवल पर आप हाइड्रोलॉजिकल डेटा, इकोलॉजिकल डेटा और सोशो इकोनॉमिक डेटा का सिस्टम बनाओ। हर तरह का डेटा आपके पास में होना चाहिए। नदी में पानी का लेवल कितना रहता है, कौन से सीजन में, इकोलॉजी का डेटा, आसपास कौन सी इकोलॉजी प्रभावित हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक डेटा मतलब आसपास गरीबी कितनी है, पानी पे कितनी डिपेंडेंस है लोगों की। तो मतलब ये सारा जो डेटा है आप एक जगह पे इकट्ठा करो, और जो डिसीजन होना चाहिए वो डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशंस पे बेस्ड। फिर नेक्स्ट है डायनामिक सोशियो इकोलॉजिकल फ्लो। देखो पानी ना सिर्फ एक ठहरा हुआ स्टॉक नहीं है, जैसे कोल के भंडार है, आयरन के भंडार है, वो तो एक जगह है ना, लेकिन पानी एक जगह पे ठहरा हुआ माल नहीं है। मतलब सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सेडिमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं।
अगर एक में गड़बड़ हुई ना तो सब में गड़बड़ होगी। तो जो भी डिसीजन हम लें ना, सबको ध्यान में लेते हुए लें, बजाय इसके कि सिर्फ ग्राउंड वाटर को डिसीजन लिया तो सिर्फ ग्राउंड वाटर का डिसीजन नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर है इन्वायरमेंटल फ्लोज। देखो जो नदियां हैं ना, वो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली पाइप नहीं है। समझे कि हाँ भाई, नदी तो सिर्फ एक पाइप है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। नदियां देखो अपने आप में लिविंग सिस्टम है। मतलब नदियों में मिनिमम पानी का लेवल मेंटेन करना जरूरी है। अदरवाइज तो देखो एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी सब खत्म हो जाएगा। जैसे गंगा के नदी के बारे में बोला जाता है ना, गंगा में अगर एक सही ढंग से पानी का लेवल मेंटेन किया जाए ना, तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जो क्वालिटी है गंगा नदी की, वो काम करती है। समझ गए। फिर है वैल्यू वाटर। वैल्यू वाटर मतलब पानी देखो फ्री आप करते हो या फिर बहुत ज्यादा अंडर प्राइस्ड करते हो तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका ओवर यूज होता है। तो पानी की वैल्यू होनी चाहिए बिजली की तरह। आप बोलोगे सर गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? गरीब आदमी के लिए सरकार वेलफेयर अप्रोच अपना सकती है, लेकिन देखो बाकी जगह पे पानी की वैल्यू होना जरूरी है। फ्री चीज की कोई वैल्यू करता नहीं है। जैसे देखो एमिशंस को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट है ना, तो वैसे ही मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स सरकार ला सकती है, जैसे वाटर क्रेडिट, ट्रेडेबल परमिट, वाटर डेरिवेटिव्स। मतलब कि जो इंडस्ट्री पानी बचाए उसको वाटर क्रेडिट मिले, जैसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। तो कम से कम कंजर्वेशन के लिए इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव मिलेगा। फिर है शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड मैनेजमेंट। देखो आप ना दबादब डिमांड डैम्स बना रहे हो, अब ना डिमांड कम करने पे आप फोकस करो, बजाय जहां से डिमांड आ रही है आप डैम बना दो। समझ रहे हो? पानी अनलिमिटेड नहीं है। माइक्रो इरिगेशन पे आप वर्क करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे वर्क करो, लोगों का जो व्यवहार है पानी के सिलसिले में, अप्रोच है, जो एटीट्यूड है लोगों का, वो चेंज करने की आप कोशिश करो। फिर नेक्स्ट है, देखो कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए ना गोल्स होते हैं, ईएसजी गोल्स, कि वो कंपनी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के क्षेत्र में कैसा कर रही है। तो ईएसजी गोल्स में ना पानी का मैनेजमेंट भी आप लेके लाओ, पानी का मैनेजमेंट भी लेके आओ ईएसजी गोल्स में। मतलब कंपनी की रेपो का इस प्रकार से भी पता लगे कि वो कंपनी जो है वो पानी के सिलसिले में कितना कंजर्वेटिव है, कितनी बढ़िया सोच रखती है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लाइमेट रिजिलियंट एडेप्टिव सिस्टम। देखो हमारा जो सिस्टम है ना वो एडेप्टिव होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसी हिसाब से ढालने में हमारा जो वाटर सिस्टम है वो एडेप्टिव होना चाहिए। जैसे फ्लड ज्यादा आ रही है, सूखा ज्यादा आ रहा है, तो हमारा सिस्टम उसी प्रकार से एडेप्टिव हो, उसके हिसाब से अपने आप को ढाले। समझ गए? मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो रियल टाइम कंडीशंस के हिसाब से रिस्पोंड कर सके, ना कि 1950s में जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मिहिर शाह एक कमेटी आई थी, उस कमेटी ने भी बोला था कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन की जो अप्रोच है ना अभी, वो वाली अप्रोच है कि डैम बना दो। जहां से सप्लाई की डिमांड आ रही है, मतलब जहां से डिमांड की मांग आ रही है वहां से डैम बना दो, कि इस रीजन में पानी चाहिए, डैम बना दो। इस अप्रोच को बदल के एक इकोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड अप्रोच लानी पड़ेगी। फिर लास्ट में क्या है? वुमन एट द सेंटर ऑफ वाटर गवर्नेंस। ये भी बढ़िया पॉइंट है। देखो गवर्नेंस जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल समाज है, अभी भी पूरी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा। तो औरतों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप घर में पानी मैनेज करो। तो उनका जो रोल है वाटर गवर्नेंस में सबसे बड़ा है। तो ये 12 पॉइंट्स हैं, 12 के 12 जो पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था यूपीएससी ने। द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 2018 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में आप आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हो, और ये कीवर्ड्स भी यूज करिए, प्राइसिंग वाटर, डिमांड मैनेजमेंट, और ये वाले वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, ई फ्लो, अर्थमेटिक हाइड्रोलॉजी, वाटर क्रेडिट, ये आप कीवर्ड्स यूज करिए, बढ़िया कीवर्ड्स हैं। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूथ सुसाइड्स इन इंडिया से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के एक छोटे से गांव की बात है। 2 बहनें थी, एक 25 साल की और एक 23 साल की। दोनों देखो प्राइमरी स्कूल में ना टीचर्स थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट थी और अपने पैरों पे खड़ी थी। लेकिन ना उनकी शादी जो थी उनकी मर्जी के बिना फिक्स कर दी गई। और जानते हो क्या हुआ? शादी से कुछ ही घंटों पहले दोनों बहनों ने ना सुसाइड कर लिया। आप सोच के देखो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बट सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक हेल्थ इश्यू की बात है? मतलब क्या उन दोनों बहनों में सिर्फ एक कोई मेंटल इश्यू था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया? नहीं दोस्तों, ये देखो सोसाइटी का फेलियर है। ये देखो, दिस वाज सोसाइटी फेलियर। उन्हें देखो सोसाइटी ने ना मरने पे एक प्रकार से मजबूर कर दिया था। और इस फेनोमेनन को ना राइटर एक नाम देते हैं, नाम है ओनर सुसाइड। जैसे ओनर किलिंग तो आपने सुनी होगी, इंटरकास्ट मैरिज की जा रही हो तो फिर परिवार वाले लोग जो हैं वो मार देते हैं अपनी ही बेटे या बेटी को। वो ओनर किलिंग होता है। ये ओनर सुसाइड है। जब देखो परिवार और समाज का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि इंसान को मजबूर होना पड़ता है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। ये है ओनर सुसाइड। ये भी देखो उतना ही संगीन क्राइम है जितना ओनर किलिंग है। फर्क देखो सिर्फ इतनी चीज का है कि ओनर किलिंग में परिवार खुद मारता है, हाथ उठाता है, और ओनर सुसाइड में समाज और हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं अपनी जान लेने के लिए। अब राइटर ना एक पैराडॉक्स बताते हैं। पैराडॉक्स क्या है? आमतौर पे देखो हम ये सोचते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि वो मेंटली बीमार हैं। साइकोलॉजी में इसे ना एक नाम दिया जाता है, इंडिविजुअल साइकोपैथोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोपैथोलॉजी ये नाम दिया जाता है उन लोगों के लिए जो सुसाइड करते हैं, यानी मतलब किसी एक व्यक्ति के दिमाग की बीमारी। बट देखो ये पूरा सच नहीं है। सुसाइड के पीछे कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे गरीबी है, वायलेंस है, सोशल एक्सक्लूजन है। लेकिन इनके भी अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर है सुसाइड का, एस्पिरेशंस का टूटना, यानी जो आपके एम्बिशंस हैं उनका टूट जाना। जब देखो किसी के सपने और सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो आपस में मैच नहीं होते ना, तब फिर दुनिया खत्म लगने लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो एक कोई लड़का है महेश, अब उसने देखो बीटेक किया, बढ़िया कॉलेज से बीटेक किया, अब वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है। लेकिन परिवार ने बोला कि घर में देखो भाई कपड़े की दुकान है, यही संभालो, शादी करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो पढ़ाई की है उसके बेस पे जॉब नहीं लेनी है, आगे पढ़ाई नहीं करनी है, बस कपड़े की दुकान संभालो। आपको लगेगा कि सर ये तो कोई छोटा सा रीज़न है, समझाया जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई सुसाइड थोड़ी ना करता है इन चीज़ों में। लेकिन देखो किसी किसी के लिए ना वो एस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है कि मुझे कपड़े की दुकान पे नहीं बैठना, मुझे ये नहीं करना है। मतलब उसका एम्बिशन बहुत बड़ा होता है। उसको लगता है कि नहीं मानेंगे मेरे परिवार वाले। ऑफ कोर्स मतलब सुसाइड तो देखो किसी चीज का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बहुमूल्य जान है, भगवान ने दी है, किस गिफ्ट है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लाइफ से बड़ा तो कोई एग्जाम, पैसा, कुछ भी बड़ा नहीं है जान से ज्यादा। तो समझ गए? लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कैसा होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं, जैसे लड़कियों के साथ बहुत बार होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं, एम्बिशंस अलग हैं, दोनों के बीच में टकराव होता है। समझ गए? फिर कुछ डेटा भी है। डेटा ये कहता है, जैसे देखो महिलाओं में जितना सुसाइड्स होता है ना, 2/3 सुसाइड तो 25 से पहले ही हो जाता है। रीजन वही है, क्योंकि जल्दी शादी कर दी जाती है, आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है, वो सारी चीजें। अब देखो एक ना सोशियोलॉजिस्ट थे डरखिम, उनकी ना 1897 में एक किताब आई थी। किताब का नाम ही सुसाइड था। उन्होंने ना दुनिया को पहली बार बताया कि सुसाइड सिर्फ देखो एक इंसान का पर्सनल डिसीजन नहीं होता। सुसाइड भी एक सोशल फेनोमेनन है। मतलब आप सोसाइटी से कितना ज्यादा जुड़े हैं और कितना ज्यादा आपका समाज के साथ में इंटीग्रेशन है, ये चीजें मैटर करती हैं सुसाइड में भी। वैसे तो उन्होंने कई तरह के सुसाइड्स बताए थे,
लेकिन दो उन्होंने जो सुसाइड बताए उनके बारे में आपको बताता हूं। एनोमिक सुसाइड। एनोमिक मतलब नोमलेसनेस, नियमहीनता। नियमहीनता मतलब क्या होता है? जब देखो सोसाइटी में बहुत तेजी से इकोनॉमिक या फिर सोशल चेंजेस आते हैं ना, पुरानी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, लेकिन नई वैल्यूज अभी समाज में स्टैब्लिश हुई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, इंसान की जो डिजायर्स है ना वो अनबाउंडेड हो जाती हैं। अनबाउंडेड मतलब उनकी कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन जब वो डिजायर्स पूरी नहीं होती ना, तो फिर आता है एक डीप फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से सुसाइड होता है। इस सुसाइड को बोलते हैं एनोमिक सुसाइड। समझ गए? अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेकिन जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बताना कि ये एग्जाम्पल इस एनोमिक सुसाइड में ठीक बैठता है या नहीं बैठता है, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स खास करके। जैसे देखो, थोड़ा अलग तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे। जैसे देखो, आईआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं। आईआईटी के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आईआईटी क्रैक करने का सपना देखते हैं। परिवार में पहला बच्चा जिसने आईआईटी की तैयारी की। अब उस बच्चे से ना बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई, उसकी पूरी आइडेंटिटी आईआईटी की तैयारी से जुड़ गई। समझ रहे हो? उसके ऊपर ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि वो फेल हो गया तो सिर्फ वो अकेला फेल नहीं होगा, पूरा परिवार फेल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वास्तव में जब वो फेल होता है ना, तो उसको लगता है मेरी पूरी आइडेंटिटी टूट रही है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एनोमिक सुसाइड की तरफ धकेलने वाली सिचुएशन है। समझ गए? फिर एक दूसरे तरह का सुसाइड बताते हैं, डर्कहिम, फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक मतलब नियतिवाद। फैटलिज्म का मतलब होता है नियतिवाद। ये देखो लिखा भी हुआ है। मतलब ये सोचना कि मेरी लाइफ में ना अब कुछ नहीं बदल सकता। जब देखो सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, सोसाइटी बहुत ज्यादा ओप्रेसिव हो, तो फिर देखो आगे का रास्ता ना कई बार नजर नहीं आता। तो फिर इंसान हार मान के बैठ जाता है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बदलने वाला है। शायद राजस्थान की उन दो बहनों के साथ में ऐसा ही हुआ। उन्हें लगता था कि हालात अब कभी नहीं सुधरेंगे और हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, समाज इतना ज्यादा हमें ओप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है? ये फेटलिस्टिक सुसाइड है। समझ गए? देखो इंडिया में ना, जैसे वो पॉइंट मैं बता रहा था, इंडिया में ना सोशल चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ना हमारे सोशल नॉर्म्स अभी अनबेंडिंग हैं। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो सोशल मीडिया आ गया, नई नई मूवीज आ गई, तो ना एक प्रकार से ना लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें क्या गलत है। लेकिन समाज के जो नॉर्म्स है ना वो नहीं बदल रहे हैं, वो बल्कि सोशल लिव इन रिलेशनशिप को बल्कि और ज्यादा दबा रहे हैं। आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप बल्कि आज से 10 साल पहले से शायद और डिफिकल्ट हो गया हो। मीडिया में इस प्रकार से दिखाया गया है। लेकिन जिस प्रकार का फिल्में हैं, जिस प्रकार का सोशल मीडिया है और जिस प्रकार की वैल्यूज यूथ में आ गई हैं, उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप में कुछ गलत ही नहीं है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। तो यहां पे टकराव होता है। समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यूथ के लिए वो बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है। समझ रहे हो? जैसे सेम सेक्स कपल्स हैं, इंटरफेथ मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है। अब ये देखो नॉर्मल चीजें हैं यूथ के लिए, लेकिन समाज अभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पूरी तरह से। रिस्ट्रिक्शंस अभी भी यूथ पे बहुत ज्यादा हैं। फिर वो कॉलेज कैंपस में सुसाइड्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, ये भी एक रीजन बनता है। फिर चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है कि चाइना में ना 90s के बाद से सुसाइड बहुत कम हो गए हैं यूथ के खास करके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल की सहायता से, क्लिनिक्स की सहायता से सुसाइड्स कम कर दिए। उन्होंने ना बड़े स्केल पे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। मतलब जैसे शहरों में वो अर्बनाइजेशन लेके आए, समाज में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। समझ रहे हो? जैसे औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस थी, अलग अलग सेक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन थी, उन्होंने हटवाई। जैसे चाइना में ना जो रूरल महिलाएं थी, उनको कभी घर के बाहर काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब चाइना ने इस चीज को ट्रांसफॉर्म किया, गांव में अर्बनाइजेशन लाके, उनको इकोनॉमिकली महिलाओं को एम्पावर करके, तो इनडायरेक्टली जो महिलाओं के सुसाइड रेट थे वो गिर गए।
तो इंडिया को भी देखो यही स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे सुसाइड्स को कम करने के लिए। समझ गए? तो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो हर एक यूथ के लिए एक्सेसिबल हो, सिक्योर जॉब्स प्रोवाइड करना, फेयर इनकम प्रोवाइड करना ताकि यूथ की एस्पायरेशंस पूरी हों, यूथ को फ्रीडम होनी चाहिए अपना पार्टनर चूज करने की, अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करने की, मतलब कास्ट रिलीजन के जो बैरियर हैं वो नहीं होने चाहिए, और इंक्लूजन, सबका इंक्लूजन जरूरी है सुसाइड्स कम करने के लिए। जैसे अलग अलग धर्मों के लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, यूथ हैं, मेंटल हेल्थ, इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लास्ट में बोला जाता है आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जो ओनर सुसाइड्स हैं ये देखो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो ओनर सुसाइड्स हैं वो संविधान की आत्मा को वायलेट करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द अंडरलाइंग सोशल काजेस बिहाइंड द राइजिंग यूथ सुसाइड्स इन इंडिया, हाउ डज डर्कहेम थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेनन। या फिर नीचे वाला, व्हेन सोसाइटल नॉर्म्स ड्राइव ए यंग पर्सन टू टेक देयर ओन लाइफ, हु इज मोरली रिस्पॉन्सिबल, डिस्कस द एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ ओनर सुसाइड्स। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। आज यानी 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे है, 2026 है, वर्ल्ड टीबी डे है आज। शुरुआत में देखो बेसिक्स आपके क्लियर करूं मैं। देखो टीबी कोई आम बीमारी नहीं है, सदियों से इंसानों को मारती आ रही है टीबी की बीमारी। इवन जो इजिप्ट की ममीज है ना, इजिप्ट के ममीज जो हैं उनमें भी टीबी के ट्रेसेस मिले हैं। तो सोच के देखो टीबी कितनी पुरानी बीमारी है। कारण क्या है, टीबी होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये देखो ये हवा के जरिए फैलता है। जैसे जब जिस किसी को टीबी है वो खांसता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो हवा में आ जाता है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करता है। अब इसके बाद में ना राइटर एक टर्म यूज करते हैं टीबी। ये जो आर्टिकल फोकस करता है टीबी के डायग्नोसिस पे फोकस करता है, टेस्टिंग पे। तो राइटर कहते हैं देखो भारत में ना सालों से टीबी को पकड़ने के लिए ना एक पुराना तरीका यूज कर रहा था, उसका नाम था स्पूटम। स्पूटम मतलब जैसे जो बलगम होती है ना, खांसी होती है, अंदर बलगम जमा हो जाता है। तो ना स्पूटम टेस्टिंग में क्या होता था, उस बलगम को निकाल के ना, जैसे ऐसे करके बलगम को निकाल के स्लाइड पर रख के और माइक्रोस्कोप से टेस्टिंग करते थे कि इस बलगम में वो बैक्टीरिया टीबी वाला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो वाला बैक्टीरिया है या नहीं है। तो सदियों से ये पुराना मेथड हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा था, स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, कि बलगम को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता था कि उसमें टीबी वाला बैक्टीरिया है या नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी इस टेस्टिंग में, लो सेंसिटिविटी। ये टेस्ट देखो बहुत बार बैक्टीरिया को ना मिस कर देता था, टेस्ट नेगेटिव आता था लेकिन पेशेंट को टीबी होता था। प्रॉब्लम सेकंड क्या थी इस स्पूटम स्मीयर माइक्रो टेस्टिंग में? सेकंड प्रॉब्लम देखो ये हुआ करती थी, इस टेस्ट में ना ये नहीं पता लगता था कि जो बैक्टीरिया है भी सही वो ड्रग को कितना रेसिस्ट करता है। ड्रग रेसिस्टेंस का पता नहीं चलता था। समझ गए? आप बोलोगे सर ड्रग रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक मजदूर है महेश। अब महेश को टीबी हुआ, उसने दवाई शुरू की। 2 महीने बाद महेश को अच्छा लगने लगा, महेश ने खुश होकर दवाई लेना छोड़ दिया। अब देखो महेश के अंदर टीबी में जो बैक्टीरिया था ना, महेश के अंदर जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया मरा नहीं था, लेकिन अब चूंकि दवाई छोड़ दी गई है बल्कि वो जो बैक्टीरिया है बल्कि और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। अब वो दवाई के खिलाफ में ना रेसिस्टेंस पैदा कर लेगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। पुराना जो माइक्रोस्कोप वाला मेथड था ना, इस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को नहीं पकड़ पाता था। समझे? फिर 2016 में आता है एक नया मेथड। 2016 में कहानी बदली और एक नया मेथड आया जिसका नाम था सीबी नाट। सीबी नाट मेथड आया। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम देखो ये था कैट्रीज बेस्ड नाट।
आप बोलोगे नाट क्या है? नाट मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, यानी कैट्रीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है ना, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया का डीएनए पकड़ता है। मतलब बलगम जो है ना, उसमें से बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना, उसको डिटेक्ट करता है ये टेस्ट नाट। चूंकि देखो डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है, इस वजह से ना इस नाट टेस्ट से ये भी पता लग जाता है कि जो बैक्टीरिया है टीबी वाला, वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है या नहीं है। और 2020 में तो हमारा एक देसी जुगाड़ भी आ गया। क्या है? ट्रूनाट। ट्रूनाट टेस्ट जो है, ये तो बल्कि बैटरी से चलता है। मतलब ट्रूनाट एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, और इस मशीन की सहायता से अब बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो टेस्ट हो जाता है। तो मतलब गांव गांव भी अब इस मशीन को ले जाके टीबी की टेस्टिंग हो सकती है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है इस ट्रूनाट टेस्ट के बाद में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सफिशिएंट है? राइटर बोलते हैं नहीं। आज भी देखो ये जो टेस्ट है सबको नहीं मिल रहा है, और स्पूटम यानी बलगम को इकट्ठा करके लैब में भेजना एक लंबी प्रोसेस होती है। आप सोच के देखो, गांव में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, दिव्यांग है, अब उनके लिए ना लैब तक जाना या फिर अपना सैंपल भेजना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। फिर ये पता नहीं 2025 क्यों लिख रहे हैं भाई, 2026 आ गया है ना। अब आज के आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं ना, वो हम डिस्कस करते हैं। आज वर्ल्ड टीबी डे है, तो WHO ने ना कुछ नए और जबरदस्त टूल्स रेकमेंड किए हैं ताकि टीबी की टेस्टिंग और अच्छे से हो सके। पहला टूल क्या है? NPOC नाट। NPOC नाट मतलब नियर पॉइंट ऑफ केयर नाट। नियर पॉइंट ऑफ केयर नाट। जैसे ATM की मशीन होती है ना, तुरंत की तुरंत कार्ड स्वाइप करो, टेस्टिंग हो जाती है। मतलब अब सैंपल को ना लैब में टेस्ट करवाने के बजाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ATM जैसी मशीन्स होनी चाहिए। वो आपका जो सैंपल है स्वैप करो, और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो तुरंत की तुरंत चेक हो जाए। ऐसे टूल की आज के समय में आवश्यकता है। दूसरा है टंग स्वैब। अब तक देखो बलगम निकाल के टेस्ट होता था टीबी का, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, कई बार वो बलगम निकाल नहीं पाते हैं। तो एक नया सॉल्यूशन WHO ने रिकमेंड किया है कि बस जीभ पे स्वैब जो है वो रब करो, रगड़ो, और टेस्ट हो गया। मतलब समझो बलगम निकालने की जरूरत ही नहीं है, जीभ पे स्वैब रगड़ दो और सैंपल आ गया, पता लग जाएगा कि टीबी है या नहीं है। फिर एक और है स्पूटम पुलिंग। तीसरा सजेशन जो WHO ने दिया है, 5 पेशेंट का जो सैंपल्स है वो एक ही टेस्ट में टेस्ट हो जाए। अगर 5 में से सबका नो आता है तो नो है, मतलब किसी को भी नहीं है। लेकिन 5 का जो सैंपल है किसी का भी यस आ गया, तो फिर 5 का इंडिविजुअली चेक हो। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा, ज्यादा लोगों का एक ही समय में टेस्ट किया जा सकता है। जब मास स्केलिंग करनी हो ना, मास लेवल पे टेस्ट करना हो, तब ये पूलिंग वाला काफी काम आता है। मतलब 5-5 लोगों का एक साथ कर दिया, पूरे सैंपल का ही अगर यस आया है टेस्ट में तो फिर अलग अलग चेक करो। अदरवाइज पूरे सैंपल का ही नो आया है 5 का मिला के, तो इसका मतलब किसी को नहीं है, छोड़ो अब उनको। समझ गए? तो सौम्या स्वामीनाथन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, WHO की ऑफिसर रह चुकी हैं, वो कहती हैं देखो AI आजकल आ रहा है टीबी डायग्नोस्टिक में, वो बहुत बढ़िया चीज है। और सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ने तो देखो क्रांति लाके रख दी है। कैसे? मतलब देखो इस प्रोग्राम के तहत ना हजारों पोर्टेबल CXR जो मशीन है ना, वो डिप्लॉय की गई है। CXR मशीन मतलब चेस्ट एक्सरे वाली मशीन। पहले क्या होता था? पहले देखो ऐसा होता था, एक्सरे करवाने के लिए ना बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, रेडियोलॉजिस्ट का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है? अब एक मोबाइल वैन जिसमें टीबी की मशीन लगी हुई है, वो जाती है गांव में और जल्दी से एक्सरे होता है, और AI बता देता है कि टीबी के लक्षण है या नहीं है। मतलब रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं है, AI बता देगा कि फेफड़ों में टीबी के जो निशान है वो पाए गए हैं या फिर नहीं पाए गए हैं। और फिर एक और कंसेप्ट है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग में क्या होता है? मान लो कोई मरीज है महेश,
किसी दूसरी वजह से अपना एक्सरे करवाने गया, लेकिन मशीन में ना एक चीज फीड कर रखी है, जब भी एक्सरे हो तो आप साथ के साथ टीबी की भी जांच कर ही लो। समझ रहे हो? यानी किसी दूसरी बीमारी की टेस्टिंग के लिए महेश एक्सरे करवाने गया था, लेकिन साथ के साथ टीबी भी टेस्ट कर लिया, एआई लगा है मशीन में। तो ये है अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग कि मौका मिलने पे टीबी भी चेक कर ही लो भाई। तो ये भी बढ़िया कंसेप्ट है। अब देखो सौम्या स्वामीनाथन जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, वो अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देती हैं, 5 प्रायोरिटीज वो बताती हैं। जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी है बायोमार्कर फॉर लेटेंट टीबी। देखो हमारे देश में ना कई लोगों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया ना बिल्कुल लेटेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है। तो हमें ना उनको टीपीटी देनी होती है। टीपीटी मतलब टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। टीपीटी मतलब टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी ऐसे लोगों को देनी होती है, ताकि फ्यूचर में वो बीमार ना हो, वो बैक्टीरिया फिर से एक्टिव ना हो जाए। लेकिन देखो हमें ना ऐसे बायोमार्कर चाहिए जो ये बता सकें कि किसको सबसे ज्यादा खतरा है, ताकि हम ना टेस्ट एंड ट्रीट मॉडल को ना प्राइवेट सेक्टर में भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें। फिर है एसिम्प्टोमेटिक टीबी। देखो नेशनल टीबी प्रिविलेंस सर्वे, इन्होंने काफी हैरानी वाला डेटा दिया। देश में ना कई लोगों को टीबी है, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखते उनमें, जैसे खांसी वगैरह नहीं देखने को मिलती। इसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक टीबी। अब ऐसे लोगों के लिए ना हमें सलाइवा जो है, यानी थूक जो है, थूक के बेस पे उनका जल्दी से टेस्ट और लेस इन्वेसिव टेस्ट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं खून ले रहे हैं इंजेक्शन लगा के तब टेस्टिंग हो रही है, नहीं। ऐसे लोगों को जिनको कोई सिम्टम नहीं है, इनका सलाइवा बेस्ड टेस्ट होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके और इंतजार ना किया जाए कि भाई सिम्टम्स आए तब एक्टिव होंगे हम, नहीं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक टीबी, यानी बच्चों में टीबी। देखो बच्चों में टीबी पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि ना बच्चों में बैक्टीरिया की मात्रा जो है वो कम होती है और वो बलगम भी ठीक से नहीं दे पाते। तो अभी ना ट्राई चल रही है, अभी पूरी तरह से टेस्ट आए नहीं है। जो बच्चों का स्टूल होता है, जो वेस्ट होता है, उसके बेसिस पे पता लग सके कि टीबी है या नहीं है। तो ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स की अभी टेस्टिंग चल रही है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जब देखो टीबी फेफड़ों के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है ना, जैसे हड्डी में फैल गया, ब्रेन में आ गया या फिर आंतड़ियों में आ गया, तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब ये इंडिया के टोटल टीबी बर्डन का ना ऑलमोस्ट 25% है। अब ऐसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को पकड़ना ना महंगा भी पड़ता है, मुश्किल भी है, और अगर लेट पकड़ा जाए तो पैसे भी बहुत लगते हैं, फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है इलाज करवाते करवाते। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एआई इनेबल्ड पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स, जो जल्दी से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को पकड़ सकें। फिर है प्रायोरिटी 5। देखो आप कितनी भी मशीनें ले आओ, अगर लोग टेस्ट करवाने नहीं जाएंगे ना तो क्या फायदा। अभी ना टीबी के साथ में काफी स्टिग्मा है, हेजिटेंसी भी है, लोग टीबी का इलाज करवाने में डरते भी हैं। तो इस चीज को हमें तोड़ना होगा। हमें कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स चाहिए, ताकि लोगों को ना इन नए टूल्स के बारे में जागरूकता मिले। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। लास्ट में तो राइटर यही बोलती है, हमें क्या चाहिए? हमें देखो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट किस क्लिनिक में और किस कॉम्बिनेशन में यूज होना चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर चार्ट बनाना चाहिए, इसका प्रॉपर एल्गोरिथम हमें चाहिए, और ये काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को करना पड़ेगा। लेकिन बस एक चीज है, अर्ली डायग्नोसिस देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी आप टीबी को पकड़ोगे उतना जल्दी इलाज होगा, बीमारी आगे नहीं फैलेगी, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी जेब से पैसा कम देना पड़ेगा। तो ये इसलिए डायग्नोस्टिक जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज प्रीरिक्विसाइट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो यहां पे आप टीबी से संबंधित इस आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हो, और ये जो कीवर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यूज करने के लिए। सीबी नाट, ट्रू नाट, एनपीओसी नाट, टंग स्वैब टेस्ट, स्पूटम पूलिंग, लेटेंट टीबी,
ये सब। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन भी है, देखो, MDR-TB इज मेजर पब्लिक हेल्थ इशू, डिस्कस काजेज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।